हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप ऑफ क्लास 10 हिस्ट्री। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक पिक्चर से जो किसने बनाई है, एक फ्रेंच के आर्टिस्ट ने बनाई है जिनका नाम है फ्रेडरिक सॉरियो। फ्रेडरिक सॉरियो ने एक पिक्चर बनाई है जिसमें उन्होंने क्या शो किया है, लिबर्टी, तो फ्रीडम शो किया है। तो उन्होंने इधर एक बना दिया स्टैचू ऑफ लिबर्टी और इधर ये बना दिया कि इधर इतने सारे अलग अलग कंट्रीज़ के लोग आए, इकट्ठा हुए, अलग अलग कंट्रीज़ के सारी क्लासेस के, लोअर कास्ट, मिडिल क्लास, अपर क्लास, सारी क्लासेस के लोग आए। तो बेसिकली इधर कौन कौन सी कंट्रीज़ आई है, यूरोप में ही बात करेंगे। इधर आए हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिख रही हूँ। इधर आई यूएसए, सबसे पहले यूएसए, देन स्विट्ज़रलैंड, देन फ्रांस, देन जर्मनी, देन ऑस्ट्रिया नॉट ऑस्ट्रेलिया, ओके, ऑस्ट्रिया, लैम्बोर्ड्री, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। तो आप इसको एक शॉर्ट फॉर्म से याद कर सकते हो ताकि आपको याद हो जाएगा एकदम अच्छे से, ओके। तो इधर ये कंट्रीज़ के लोग इकट्ठा हुए थे। तो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं जर्मन के फ्लैग की बात करते हैं। पहले तो जर्मन का फ्लैग का कलर कौन सा था, ब्लैक, रेड एंड ब्लू, ओके, ये कलर थे जर्मन के फ्लैग के, ओके। फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखेंगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में ना टॉपिक स्टार्ट करते। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो कब ख़त्म हो गया था, 1789। मतलब फ्रेंच को फ्रीडम कब मिल गया था, फ्रेंच को फ्रीडम कब मिला, 1789। मतलब फ्रीडम यानी कि मोनार्की सिस्टम जो था वो हट गया, मोनार्की सिस्टम हट गया। मोनार्की सिस्टम मतलब जो राजा महाराजों का रूल चलता है वो हट गया, ओके। तो जैसे ही वो फ्रीडम मिल गई उन्हें, तो वो अपना खुद का एक रूल बनाने लग गए, कुछ चेंजेस करने लग गए। और चेंजेस किस में की थी, फ्रांस के फ्लैग में की थी, फ्रांस के फ्लैग में की थी सबसे पहला चेंज, ये याद रखना है आपको। फ्रांस का जो फ्लैग है उसमें चेंजेस करने के बाद उसका फ्लैग का कलर क्या बना, ब्लू, वाइट, रेड। ब्लू, वाइट, रेड क्या बन गया, फ्रांस का नेशनल वो फ्लैग के कलर्स। सेकंड, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, क्लास 9 में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एस्टेट जनरल के बारे में, एस्टेट जनरल। तो एस्टेट जनरल को इधर रीनेम कर दिया नेशनल असेंबली में, एस्टेट जनरल को इधर रीनेम कर दिया किसमें, नेशनल असेंबली में। 2 पॉइंट हमने देख ली, तो फ्लैग के बारे में और एक नेशनल असेंबली के बारे में। थर्ड पॉइंट आता है हमारा और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। इसका लागू कर दिया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसमें बेसिकली क्या होता है, एक यूनिफॉर्म लॉ है। यूनिफॉर्म लॉ
ओके, तो यूनिफॉर्म लॉ में, इस लॉ में होता क्या है, मतलब जो भी अपर क्लासेस के लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं और लोअर क्लास लोग हैं, सबके लिए लॉ सेम होता है। सबके लिए लॉ सेम होता है। ऐसे नहीं कि ये बड़े लोग हैं इनके लिए अलग बनाते हैं, छोटे लोग हैं इनके लिए अलग बनाते हैं, नहीं, सबके लिए लॉ सेम होता है। इट्स नाइस पॉइंट। ओके, और यूनिफॉर्म सिस्टम कर दिया वेट का। ओके, वेट का भी यूनिफॉर्म सिस्टम कर दिया, वेट्स एंड मेजर्स। जैसे कोई लोग, जैसे हम यूरोप की बात कर रहे थे, तो यूरोप में भी दूसरी कंट्रीज़ की बात करते हैं कि इस कंट्रीज़ में 1 किलो का कुछ सामान है वो इतने रुपए में मिल रहा है, और दूसरी कंट्री में 1 किलो का सामान ही वो ज़्यादा या फिर कम रुपीज़ में मिल रहा है। तो ऐसा नहीं होगा, एक वेट में एक ही मेजर, यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर का सिस्टम चालू कर दिया। एंड लास्ट पॉइंट इज, फ्रेंच को अपनी ऑफिशियल, बेसिकली फ्रेंच को अपनी कॉमन लैंग्वेज बना दिया, कॉमन लैंग्वेज बना दिया फ्रेंच को। तो हमने 4-5 पॉइंट याद कर लिए। दैट वाज द चेंजेस ब्रॉट बाय द पीपल ऑफ फ्रांस आफ्टर फ्रीडम। ओके, तो फ्रांस जो कंट्री बहुत अच्छी है, समझ लो फ्रांस की कंट्री बहुत अच्छी है, वो सेल्फिश नहीं हुई। 1789 में तो उन्हें फ्रीडम मिल गई, और 1790 की बात कर लो, 1790 में वो दूसरे उन जो फ्रांस के आर्मी है वो दूसरे देशों में पहुंच गए कि आइडिया दिलाने के लिए, नेशनलिज्म का आइडिया दिलाने के लिए, है ना। जैसे कि वी कैन से नारा लगा रहे थे नेशनलिज्म, फ्रीडम, ऐसे करके। कौन कौन सी कंट्रीज में? हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली। देखो, हॉलैंड में पूरी कंट्री में फ्रेंच के आर्मीज गए थे, ये आपको याद रखना है। बेल्जियम आपको याद हो ही जाएगा, चैप्टर 1 सिविक्स में भी है, पावर शेयरिंग में। ओके, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली। ओके, तो ये आपको याद रखना। लेकिन जो इटली है उसमें पूरा कंट्री इटली नहीं घूमी थी, केवल कुछ पार्ट है जो इटली के हम गए थे, कुछ पार्ट इटली के। ओके, जैसे हॉलैंड, बेल्जियम और स्विट्ज़रलैंड में तो हम पूरा गए थे, हर जगह गए थे, लेकिन इटली के थोड़े से पार्ट में गए थे। और ये कौन सी बात है, हम 1790 में गए थे, और ये आपको नाम याद रखने हैं। और जो फ्रेंच की आर्मीज़ है वो अब्रॉड जाने लग गए नेशनलिज्म का आइडिया फैलाने के लिए। ओके, तो इधर तक सब सही चल रहा था, किधर तक 1790 में तो वो दूसरी कंट्रीज़ में गए थे, और 10 साल फ्रांस में अच्छे से बिता लिया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। लेकिन अब 1799 में एक एंट्री हुई विलन की, स्टोरी के विलन की एंट्री हुई, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट 1799 में आया और 1815 में हार के चला गया। नेपोलियन बोनापार्ट आया 1799 में और 1815 में हार कर चला गया। और वो आया, फिर वो कैसे हारा, उसकी स्टोरी अब हम देखेंगे। देखो, वो आया था हमारा 1799 में, और आके सेटल हुआ। फ्रेंच के जो ऑलरेडी रूल बने हुए उससे देखा, अपने खुद के रूल बनाए।
तो फाइनली उसने अपने रूल बना दिए इन 1804 में, जिसे हम बोलते हैं और जिसे उसने नाम दिया था सिविल कोड ऑफ 1804। ये उसने नाम दिया था सिविल कोड ऑफ 1804, लेकिन हम इसे नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये नेपोलियन बोनापार्ट ने बनाए थे, इसलिए इसे नेपोलियन कोड भी बोलते हैं। रिमेंबर डैट। ओके, तो उसने क्या क्या अच्छे काम किए और क्या क्या कांड किए वो सब देखेंगे। पहले अच्छे काम देखते उसने क्या क्या किए। उसने इक्वेलिटी कर दी, एस्टेब्लाइज इक्वेलिटी बिफोर लॉ, अच्छा काम कर दिया। इक्वेलिटी कर दी। राइट टू प्रॉपर्टी, सबको प्रॉपर्टी दे दी। देखो अगर हाँ आपको याद हो तो हमने क्लास 9 में चैप्टर 1 में पढ़ा था, अलग अलग वो होते हैं, एस्टेट में डिवाइडेड था फ्रेंच पहले, नोबल्स, क्लर्जी, राइट। और नीचे थर्ड एस्टेट में छोटे छोटे लोग थे, मिडिल क्लास लोग, बिजनेसमैन, पीसेंट्स, आर्टिसंस, ऐसे। तो जो प्रॉपर्टी है ऑलवेज सबसे पहले फर्स्ट एस्टेट को मिलती थी, फिर सेकंड एस्टेट को मिलती थी, लेकिन नेपोलियन ने राइट टू प्रॉपर्टी सबको कर दिया, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सबको इक्वल बना दिया, सबको प्रॉपर्टी दे दी। ओके, ये अच्छा काम कर दिया। और फ्यूडल सिस्टम जो होता है, फ्यूडल सिस्टम, उसको भी हटा दिया। ये भी अच्छा काम किया, फ्यूडल सिस्टम को हटा दिया, अच्छा काम कर दिया। और जो पीसेंट्स है उसे फ्री कर दिया, सर्फडम फ्री कर दिया। किससे? सर्फडम। सर्फडम क्या होता है? वो जैसे जो फर्स्ट एस्टेट या सेकंड एस्टेट जैसे कि बड़े लोगों पे काम करते थे, जैसे किंग के इधर काम करते थे, और भी जो बड़े बड़े लोग हैं उनके इधर फ्री में काम करते थे, उन्हें पे भी नहीं किया जाता था। जो फ्री में काम करते थे उससे मुक्ति दिला दी कि तुम काम नहीं करोगे तभी काम करोगे, तब तुम्हें फ्री में काम नहीं करवाएंगे या फिर पैसे देंगे, हम कह सकते हैं। तो ये भी हटा दिया। डैट वाज वेरी नाइस। और क्या करवाया? जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम है उसे भी अच्छा बना दिया। ट्रांसपोर्ट इधर से उधर तक जाए तो, या फिर फ़ोन के द्वारा हम कनेक्ट हुए तो, ओके, तो इन दोनों को अच्छा बना दिया, इम्प्रूव कर दिया। अब इसके कांड देखते हैं। इसके 3 कांड है। टैक्सेस इंक्रीज कर दिए, ओके, टैक्सेस इंक्रीज कर दिया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सेंसरशिप। सेंसरशिप, ओके, सेंसरशिप यानी जैसे सबको बोल दिया कि न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, कहीं पे भी नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता। ओके, बोलेगा तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, राइट, पनिशमेंट वगैरह देंगे ऐसे। तो ये बहुत ही गंदा था। और हर फैमिलीज़ में ये अनाउंस कर दिया कि अगर उनके घर में एक बेटा पैदा होगा, एक बॉय पैदा होगा, तो उसे हमारी आर्मी में भेजे देंगे। ओके, ज़बरदस्ती, चाहे वो भेजना भी नहीं चाहते हो तो भी ज़बरदस्ती भेजना पड़ेगा उन्हें। कौन सी आर्मी में? नेपोलियन की आर्मी में, नेपोलियन की आर्मी में। ओके, सो नेपोलियन की आर्मी में भेज देंगे ज़बरदस्ती। ओके, और टैक्सेस क्यों इंक्रीज़ कर दिया? क्योंकि अगर ये जो सारे ये लड़के हैं वो अगर आर्मी में जाएंगे तो उनके लिए हथियार वगैरह खरीदने के लिए पैसे चाहिए होंगे, तो पैसे कहाँ से आएंगे? हमारा ये टैक्स बढ़ा देते हैं। ओके, टैक्सेस बढ़ा दिए। ओके, सो अब हम बात करेंगे मिड 19th सेंचुरी से, 1750
1750 में क्या हुआ था, यहाँ तक अभी फ्रांस जो है वो नेशनल स्टेट नहीं था। नेशनल स्टेट मतलब वो एक फ्री कंट्री नहीं थी, उधर अभी भी मोनार्की सिस्टम ऐसे चल रहा था, राइट। उनका खुद का रूल नहीं चल रहा था। ओके, कब तक? 18th सेंचुरी के मिड ऑफ 18th सेंचुरी, दैट इज 1750। ओके, नाउ हैब्सबर्ग एम्पायर। अब हम हैब्सबर्ग एम्पायर के बारे में बात करेंगे। हैब्सबर्ग एम्पायर ये किस पे रूल करता था? ऑस्ट्रिया हंगरी पे। किस किस पे रूल करता था? ऑस्ट्रिया और हंगरी पे। ओके, इधर रूल करता था। और ऑस्ट्रिया जो हंगरी, उनके खुद के कॉमन लैंग्वेज कुछ थी नहीं, कॉमन लैंग्वेज नहीं थी। ओके, और जो जर्मन है, इटली है, स्विट्ज़रलैंड है, वो 2 किंगडम में डिवाइड हो गए। कौन कौन? जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड 2 किंगडम में डिवाइड हो गए। पहला था डचीज एंड कैंटन्स। ओके, 2 किंगडम में डिवाइड हो गए, डचीज एंड कैंटन्स। ओके, नाउ अभी तक तो फ्री कंट्री नहीं है, हमने पढ़ा था 1715 चल रहा है, 1750 चल रहा है, अब तक कंट्री है ही नहीं फ्रीडम में। ओके, तो अब ये फ्रीडम का आइडियम कहाँ से आया? तो हम 3 लोगों के बारे में पढ़ेंगे। एरिस्टोक्रेसी। सबसे पहले एरिस्टोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। एरिस्टोक्रेसी कौन थे? वो लोग जिसके अंडर में पूरा लैंड था। एरिस्टोक्रेसी के अंडर में ही पूरा लैंड था। ओके, मतलब वो लैंड ओनिंग थे, हम लिख सकते हैं। और वो जनरली फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, और वो दूसरी फैमिली से कनेक्ट होते थे बाय मैरिजेस के द्वारा वो दूसरी फैमिली से कनेक्ट होते थे। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। लैंड इनके अंडर में रहती थी, ये ओन करते थे लैंड को, एरिस्टोक्रेसी। और ये जनरली फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, और जो दूसरी फैमिलीज़ है वो कनेक्ट होती थी बाय मैरिजेस। और ये रूल था कि अमीर लोग अमीर से शादी करेंगे, गरीब से शादी करेंगे। ओके, और ये बहुत ही कम थी पॉपुलेशन में। ओके, स्मॉल ग्रुप बने हुए थे, स्मॉल ग्रुप्स। तो ये बात करेंगे एरिस्टोक्रेसी। अब इधर कहीं पे भी हमें ये शक नहीं हो रहा कि हमें इनके प्रति कुछ फ्रीडम की भावना से हो सकती है, तो ये नहीं, एरिस्टोक्रेसी नहीं है। अब हम करेंगे पीसेंट्स में क्या हो सकती है, अभी देखते हैं। पीसेंट्स कौन थे? जो एरिस्टोक्रेसी, उनके लैंड पे पीसेंट्स काम करते थे। ओके, और ये बहुत ही मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी। ओके, मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी, तो ये भी नहीं थे। अब हम बात करेंगे मिडिल क्लास पीपल्स की। मिडिल क्लास पीपल। ओके, तो कॉमर्शियल क्लासेस एमर्ज्ड हुई, सारी क्लास के लोग है ना इकट्ठा हुए, लोअर मिडल अपर ऐसे सारी क्लास के लोग इकट्ठा हुए इधर। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन हुआ इंग्लैंड में।
इंग्लैंड में कब हुआ था? हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। एंड जर्मन में कब हुआ? इन दी 19th सेंचुरी। ओके, तो बेसिकली अब हम बात करते हैं मिडिल क्लास में कौन कौन से लोग आते हैं। ये आते हैं इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, लाइक वी कैन से टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, वकील वगैरह। ओके, ये आता है हमारे मिडिल क्लास में। और मिडिल क्लास के लोगों में फ्रीडम के लिए उम्मीद थी, ये करना चाहते थे, हमारी एक कंट्री को फ्रीडम दिलाना चाहते थे, राइट। अब मिडिल क्लास के लोगों में दो आइडिया आया, राइट। एक तो नेशन यूनिटी और लिबरल नेशनलिज्म। तो नेशनल यूनिटी मतलब उनका कल्चर, लैंग्वेज, हिस्ट्री वगैरह। और लिबरल नेशनलिज्म अभी हम पढ़ेंगे, 2.2 में आ गए हम। ओके, तो 2.2 की हेडिंग है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो लिबरल नेशनलिज्म, तो लिबरलिज्म मतलब फ्री। तो लिबरल नेशनलिज्म मतलब फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स को फ्रीडम मिल गई। ओके, इसके 5 पॉइंट्स बताऊंगी। पहला है हमारा फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। सेकंड, इक्वलिटी बिफोर लॉ। थर्ड, एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी हमने बताया था, उसका एंड हो गया। ओके, फोर्थ, गवर्नमेंट विथ पीपल एग्रीमेंट। गवर्नमेंट वैसी बनी जो पीपल जैसा चाहते थे, पीपल के एग्रीमेंट पे। ओके, फिफ्थ पॉइंट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट गवर्नमेंट पार्लियामेंट। पीपल ने ये बोला कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। ओके, a constitution and representations government through parliament। अब इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, जिसमें अच्छे होंगे उसमें तो ऑब्वियस प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या थी कि जो राइट टू वोट थे केवल मैन के लिए थे, और कौन कौन से मैन? जिनके पास प्रॉपर्टी है, और वुमेन के लिए तो थे ही नहीं। और उन मैन्स के पास थे जिनके पास प्रॉपर्टी है। ओके, और ये आई हमारे प्रॉब्लम। और सेकंड प्रॉब्लम आई ट्रेड रेस्ट्रिक्शन। ट्रेड रेस्ट्रिक्शन प्रॉब्लम आई, यानी कि
जैसे एक इंसान को जो कि कहाँ पर है, हैम्बर्ग में है, हैम्बर्ग में उसे जाना हो न्यूरेमबर्ग, उसे जाना हो न्यूरेमबर्ग। ओके, सो एक आदमी जो हैम्बर्ग में है उसे जाना है न्यूरेमबर्ग टू सेल एनीथिंग, कुछ भी सेल करने के लिए, उसका गुड सर्विसेज वगैरह कुछ भी सेल करने के लिए उसे जाना है। तो सबसे पहले उसे 11 कस्टम बैरियर्स पास करने पड़ेंगे, जो कि 5% के, यानी कि टैक्सेस वगैरह देना पड़ेगा। तो इस सारी प्रॉब्लम को हटाने के लिए, ये मैं कब की बात बताई थी, 1833 की बात बताई थी, हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग में जाना था। ओके, अब हम बात करेंगे 1834, एक साल बाद इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए एक क्लब का इनवाइट किया, दैट इज जॉल्वेरियन। ओके, जॉल्वेरियन। ओके, सो इधर क्या हुआ, जो टैक्सेस है वो कम हो गए, जैसे करेंसीज में कम हो गए। जैसे हमें पहले करेंसी कितनी देनी पड़ती थी, अब ओवर 30 देनी पड़ती थी, लेकिन अब उसको केवल 2 कर दिया। कौन क्या देना चाहिए अब, 30 या 2, ऑब्वियस 2, तो उसे बहुत कम कर दिया। ओके, तो अब हम देखेंगे और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर 1815 2.3। 1815 का न्यू कंजर्वेशन। तो इधर मैंने बताया था कि नेपोलियन हार जाता इधर। तो नेपोलियन कैसे हारा, कौन कौन सी कंट्रीज़ ने हराया, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। इन कंट्रीज़ ने नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया। अब हराने के बाद इन कंट्रीज़ ने क्या बोला कि हम क्या है, कंजर्वेटिज्म है, मतलब पुराने ख्यालात के लोग हैं, यानी कि हम मोनार्की सिस्टम है दोबारा लेकर आएंगे, मोनार्की सिस्टम। और वैसा ही हुआ, दोबारा आ गई, एस्टेट में बढ़ गया, दोबारा इनइक्वालिटी आ गई। ओके, तो फिर एक कांग्रेस बनाई, और किसने बनाई, होस्ट किसने की थी, ड्यूक मैटरनिक ने होस्ट करी थी वो, जो कि कौन थे, ऑस्ट्रेलियन चांसलर थे। इन्होंने होस्ट की थी और कुछ रूल्स वगैरह बनाए, जिनका नाम था, एक बेसिकली एक पर्ची निकाली। पर्ची किस नाम से थी, ट्रीटी ऑफ वेना, ट्रीटी ऑफ वेना ऑफ कौन सी ईयर में बनाई, 1815। ट्रीटी ऑफ वेना 1815 में बनी थी। ओके, जिसमें क्या लिखा हुआ था कि जो हमारा पुराने जैसा चल रहा था, पुराना जब फ्रांस को फ्रीडम नहीं मिली थी, बीच में फ्रीडम मिली थी ना, 10 साल का मिली थी, 1789 में मिली थी। तब जब फ्रीडम मिली थी, उससे पहले जो मोनार्की सिस्टम वगैरह था, उसी को ही दोबारा रूल करेंगे। और जो लुई 16 था हमारा, वो दोबारा आ गया, उसे दोबारा से राजा बना दिया। ओके, तो ये हो गया था। ये हमारे कौन कौन सी कंट्रीज़ ने किया था, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, इन कंट्रीज़ ने किया था ये सब कांड। ओके, तो अब नेपोलियन हार गया था। नेपोलियन हारने के बाद भी वही हुआ कि दोबारा मोनार्की सिस्टम आ गया। तब क्या हुआ,
जो मिडिल क्लास के लोग थे उन्हें गुस्सा आया, तो वो दोबारा से इसके लिए लड़ाई करने लग गए। उन्होंने क्या प्लान बनाया कि हमें अब दोबारा से आइडियाज़ जगाने पड़ेंगे नेशनलिज्म के, फ्रीडम के। ओके, that had been established after the Vienna Congress and to fight for liberty and freedom. ओके, तो फ्रीडम के लिए, लिबर्टी के लिए हमें फाइट करना पड़ेगा। और ऐसे एक व्यक्ति का नाम बताती हूँ मैं, एक ऐसे पर्सन का नाम बताती हूँ जिससे पूरी नफ़रत थी, इस मोनार्की सिस्टम से तो सबसे ज़्यादा नफ़रत थी। उनका नाम क्या है? जी हाँ, गिउसेप मज़ीनी। गिउसेप मज़ीनी जो बॉर्न कहाँ पे हुए थे, कब हुए थे, मतलब 1807 में बॉर्न हुए थे। और वो क्या बन गए? बिकेम अ मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी। मेंबर बन गए सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनरी के। सीक्रेट सोसाइटी मतलब अब जब राजा महाराजा का रूल चलने लग गया तो ऑब्वियस सेंसरशिप भी आने लग गया, मतलब उनके बारे में कुछ गलत लिख नहीं सकते हम। तो एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई, एक अलग से ग्रुप बनाया पीपल का, जिसमें गिउसेप मज़ीनी भी थे। ओके, और वो जो बनाई थी मेंबर्स का अलग से ग्रुप, उसमें हम ये सब फ्रीडम के बारे में बात कर रहे थे। ओके, so this was for today only. From next session we start with part 3, the age of revolution of 1830 to 1848. Sorry for the disturbance for today's class, and sorry for that also that I have not able to make regular videos as I am also in class 10th, so I not get enough time. Sorry. Thanks for watching.